नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन ये आपका 2 फरवरी 2023 के पेपर हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेलगाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या होना चाहिए? तो आप क्या है, दिल्ली से यानी आप कहाँ हैं, देश की राजधानी दिल्ली से आप जो है, यहाँ पे आपका दिल्ली हो गया और आप नीचे तिरुवनंतपुरम जा रहे हो, ठीक है, केरला साइड जा रहे हो आप। तो आप क्या करोगे? कौन सा रेलवे स्टेशन आपके बीच में आएंगे? तो आपका उनको सही क्रम बताना है। तो ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ है आपका? ठीक है, ग्वालियर आएगा सबसे पहले, बिल्कुल सही। भोपाल मध्य प्रदेश में आएगा आपका, फिर नागपुर आपका महाराष्ट्र में आएगा, फिर विजयवाड़ा भी आएगा आपका, फिर चेन्नई आएगा आपका, और फिर तिरुवनंतपुरम। यानी आपका क्या सबसे पहला ही ऑप्शन आपका सही लग रहा है। सबसे पहले आपका आएगा ग्वालियर, बिल्कुल सही। फिर आएगा भोपाल, फिर नागपुर, फिर विजयवाड़ा, फिर चेन्नई और फिर तिरुवनंतपुरम, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, आपका मैप से रिलेटेड आपका प्रश्न है। आपको जो है मैप अपने पास रखना है, उसको मैप जो आपको जितने भी आपके राज्य दिए गए उनको पढ़ना है, ठीक है। और आपके जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उससे भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है आपका कि कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? सबसे पहले इमारत के बाहर दौड़े दौड़ जाएंगे, ठीक है। कि आप क्या है कि विद्यालय में आप सपोज आप एक इमेजिन करो कि आप क्या है विद्यालय में हो और वहाँ क्या है भूकंप आ गया, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इमारत के बाहर दौड़ने जाएंगे या फिर सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधित ड्रिल करवाएंगे, अभ्यास कराएंगे, नहीं गलत हो जाएगा। डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे या फिर खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे? बाहर दौड़ेंगे, खुले मैदान में दौड़ेंगे। तो ऑप्शन पहला ही आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कला शैली में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? मधुबनी में, वर्ली में, कालमकारी में या फिर फुलकारी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालमकारी। थर्ड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा उसने घुमा दिया यहाँ पे, ठीक है। और कालमकारी कहाँ की है आपकी? कालमकारी जो है आपकी मधुबनी कहाँ की है? मधुबनी है आपकी बिहार की, ठीक है। मधुबनी बिहार का एक वहाँ क्या है गांव भी है आपका मधुबनी। और कालमकारी, और कालमकारी कहाँ की है आपकी? ये हो गई आपकी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। और फुलकारी तो कहाँ होती है आपकी? पंजाब में होती है आपकी फुलकारी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब आपकी कला से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला आपका, नीरज चोपड़ा संबंधित राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? ठीक है, नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? नीरज चोपड़ा हैं आपके हरियाणा के। तो आपका नया प्रश्न आ गया है कि इडली चटनी चावल सांभर, नहीं साउथ के नहीं है, वह नॉर्थ के हैं। रोटी दाल राजमा आलू पराठा, ये आपका लग रहा है रोटी सांभर। सांभर तो साउथ में होता है, गलत। टैपियोका ये आपका केरला में खाया जाता है। मछली की करी, गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है कौन सा आपका? रोटी दाल राजमा, आपका आलू का पराठा। ये कहाँ खाया जाता है? आपका नॉर्थ में खाया जाता है, ठीक है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नॉर्थ में कौन कौन से भोजन खाए जाते हैं। बिल्कुल आपका नया प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, हिमानी जल की खाली बोतलों में जल तेल पेंट आदि का भंडारण करती है। वह उपयोग की कई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षों की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? आपसे पूछा गया है कि वह खाली बोतलों में क्या है, जल तेल पेंट आदि का भंडारण करती है। वह उपयोग की गई बोतलों में क्या है, सुंदर पौधे उगाती। तो वो क्या कर रही है? पुनर्चक्रण कर रही है, लघुकरण कर रही है या फिर पुनर्उपयोग कर रही है या फिर उच्चकरण कर रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वह चीज़ों को क्या है,
पुनर्उपयोग कर रही है, रिसाइकिल कर रही है। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उगाया जाता है? वानस्पतिक पौधों के अंश से उगाया जाता है। धान, गेहूँ, ओट्स गलत हो जाएगा। गन्ना, आलू, पत्ता गोभी नहीं। आलू, गुलाब और गन्ना बिल्कुल सही। ये क्या होते हैं आपके वनस्पतिक पौधे के अंश, यानी आपका क्या होता है कि आलू का क्या होता है, बीज नहीं होता है। आप क्या है, आलू को काटते हो, ठीक है। और गुलाब भी, गुलाब के आप कलम लगाते हो। गन्ना भी क्या है, आप कलम से, कलम गन्ना का भी क्या है, अब सपोज गन्ना आप इसे काटते हो तो यहाँ पे जहाँ पे उसकी आँख रहती है उसको आप लगाते हो। तो ये क्या है आपके, और गेहूँ ये तो आपके बीज से होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा कि जो आपके क्या है वनस्पतिक पौधे हैं जो कि अंश के द्वारा उगाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके। खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। सेब, आलू, टमाटर, गन्ना। तो गन्ना यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गन्ना गलत हो जाएगा। पालक, अदरक, गन्ना यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। गन्ना, आलू, अदरक भी क्या है आपका जो होता है, अदरक को भी आप क्या हो, बीज नहीं होता अदरक का, ठीक है। अदरक को भी आप रोपते हो। कमल, डंठल, ठीक है। पालक, पत्ता गोभी, जीरा, आलू। तो पत्ता गोभी का तो आपका जो होता है बीज से उगाते हो आप, ठीक है। पालक भी क्या होता है आपका बीज से उगाते हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल। ऑप्शन जो है थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आपके। ये बिल्कुल नया प्रश्न है आपका। ये आपका, आपके सीबीएसई ने क्या पूछ दिया, आपका रीजनिंग का प्रश्न पूछ दिया। ऐसा प्रश्न पहली बार कहीं नहीं देखा गया था आपके पेपर में। तो इसमें क्या कह रहा है आपका कि ए बी के अभिभावक माता पिता हैं, यानी ए जो है वह बी के क्या है, माता पिता हैं। हमें पता नहीं है तो आप इसमें क्या करते हो, आप सपोज मेल को आप ट्रायंगल से, त्रिभुज से दिखाते हो और फीमेल को क्या है गोले से दिखाते हो और स्टेप वाइज चलते हो। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपका, ए जो है, ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन बी आपका पता है कि बी क्या है, नीचे रहेगा आपका। जो आपका बेटा रहेगा या फिर बेटी रहेगी वो नीचे रहती है और माँ बाप ऊपर रहेंगे। ये ट्रायंगल मेथड बोलते हैं इसको हम। और जो यहाँ पे पूछा गया है, बी सी के पिता है, यानी बी जो है वो सी का पिता है। तो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है, ए आपका बी का अभिभावक है और सी जो है वह क्या है, बी का पिता है। यानी बी जो है वह सी का पिता है, बी जो है सी का पिता है, ये हो गया। डी बी की पत्नी है। इसकी पत्नी कौन है, ये हमने ट्रायंगल में बंद कर दिया, ये मेल हो गया। और पत्नी यहाँ पे डाल देंगे हम। डी क्या है, बी की पत्नी है, ठीक है। ए और डी के बीच क्या संबंध है, यानी इन दोनों के बीच क्या संबंध है। ये आपसे पूछा गया है कि ए और डी के बीच में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में। तो ये इसकी ए जो हो जाएगा, ये इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माता या फिर पिता है, किसका, बी का। ए जो है वो या फिर माता होगी या फिर पिता होगी ए की। तो वह क्या, बी, बी की पत्नी कौन है, बी की पत्नी है आपकी डी। तो डी अगर इसकी पत्नी है तो ये क्या हो जाएगी, इनकी पुत्र वधु, बहू हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि डी जो है वह ए की क्या है, पुत्र वधु है, यानी बहू है उनकी। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार से फिर से आप वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले मैंने बोला आपको कि आपको देखना है कि ए बी के अभिभावक माता पिता हैं। आपको ए बनाना है, ए के नीचे उसकी जो है औलाद रखनी है। फिर क्या है, बी सी के पिता हैं, यानी फिर सी नीचे आएगा बी के, ठीक है। अब डी बी की पत्नी है, यानी डी जो है पत्नी है, तो वो एक ही जनरेशन में आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसी के बगल पे लिख देना आपको। फिर है कि ए और डी के बीच में क्या संबंध है, यानी ए और डी क्या लगते हैं आपस में। तो जब क्या है, डी जो है पत्नी है बी की और ए जो है वह माँ बाप है, किसके, माँ है या फिर बाप है, हमें उसमें नहीं दिया गया है, केवल बोला गया है अभिभावक हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि ये क्या हो जाएगी, इसका पुत्र हो जाएगा, बी पुत्र है और डी इसकी पत्नी है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पुत्र वधू हो जाएगी, किसकी, ए की। तो क्या हो जाएगा, डी ए की पुत्र वधू यानी आपकी बहू है, ठीक है।
ये आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये रीजनिंग से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया है आपका पेपर में पहली बार। निम्नलिखित में से किसका फैलाव अधिकांश पशुओं द्वारा होता है? सूरजमुखी, यहाँ पे आग हो जाएगा, आग, आग का जो पेड़ होता है आपका, और ये हो जाएगा यहाँ पे आम, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, या फिर नारियल। निम्नलिखित में से किसका फैलाव, जिसे हम चित्राव भी बोलते हैं, अधिकांश पशुओं द्वारा होता है? तो सूरजमुखी, आक का पेड़, या फिर आम का पेड़, या फिर नारियल का पेड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आम। आम आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपने भोजन संबंधित आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। ठीक है, आपको चिड़ियों के जो भोजन है कि एक जैसा भोजन किन चिड़ियों को होता है? मोर, तोता, या फिर कबूतर। तो जो है मोर जो होता है आपका, वो क्या है, घास खाता है। तोता भी आपका क्या है, ऐसे घास खाता है। लेकिन कबूतर तो आपका जो है, कबूतर नहीं, कबूतर गलत हो जाएगा। और कौवा, उल्लू तो यहाँ पे गलत हो जाता है। और उल्लू, बाज और चील, ये तीनों क्या है, मांसाहारी हैं, बिल्कुल सही। कटफोड़ा, गिद्ध, कोयल, कटफोड़ा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका सही कि उल्लू, बाज और चील ये क्या है, मांसाहारी पक्षी हैं आपके। ऑप्शन थर्ड इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका। बहुत अच्छे प्रश्न है आपके इस वाले पेपर के सेट में। प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाई जाने वाली फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा कर रही है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए कि उसने कौन कौन से त्योहार जो फसल काटने पे आपके तैयार होते हैं, उन फसलों को बताना है, उन त्योहारों को बताना है जो फसल काटने के दौरान मनाए जाते हैं। बिहू बिल्कुल सही, आसाम में मनाया जाता है। बैसाखी बिल्कुल सही, फसल काटने पर मनाई जाती है। मकर संक्रांति, उत्तरायण भी हम इसे बोलते हैं, ये भी। और लोहड़ी भी आपका। तो पहले ऑप्शन आपका सही है। गणेश चतुर्थी नहीं, दिवाली नहीं, और नवरात्रा नहीं। तो आपका एक ही ऑप्शन काट के भी आप देख सकते हो। तो एक ही बचता है आपका बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी जैसे पर्व होते हैं जो आपकी जब कब मनाया जाता है, जब आपकी फसल कटती है। ये भी आपको बिल्कुल नया प्रश्न आपका। आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं। आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? तो बेंगलुरु, गांधीनगर, गोवा। तो बेंगलुरु तो आपका नीचे हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। मुंबई भी नीचे हो गया आपका, नहीं। पश्चिमी घाट जो है, ठीक है, आप उसका भ्रमण कर रहे हो। तो विशाखापट्टनम, भुवनेश्वरी, पुरी, या फिर महाबलेश्वर, मुन्नार, या फिर ऊटी। तो महाबलेश्वर, मुन्नार और ऊटी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ये आपको जो है मैप देख करके आपको पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गुलाब वृक्ष होता है, करेला जो होता है, करेले की क्या होती है, बेल होती है। गुलाब जड़ी बूटी के लिए काम आता है, करेला झाड़ी होती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा करेला बेल होती है। ऑप्शन सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जो आपका करेला होता है वह क्या होती है, आपकी बेल होती है। जैसे करेले की बेल लगती है, उस पर करेले की क्या है, सब्जी लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? यानी गाय, भैंस और भेड़ के निकट कौन सा जानवर है? मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, या फिर बकरी। तो गाय, भैंस, जैसे आपका भेड़, जो गाय भैंस होते हैं क्या है, दूध देते हैं। तो बकरी भी क्या है, तो दूध देती है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है, आपसे पूछा गया है। नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है। वे शीत जलवायु में प्रवास करते हैं, बिल्कुल सही। वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, बिल्कुल सही। वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं, नहीं। एक जो वो तो झुंड में रहते हैं। जैसे आप देखोगे जो साइबेरियन पक्षी होती है आपकी, वह क्या होती है, ठंडे जो होते हैं इलाके में रहते हैं, और गर्म इलाकों में क्या है, प्रजनन के लिए जाते हैं। वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रह गई है, बिल्कुल ये भी आपका सही है कि बहुत कम रह गए हैं आपके।
तो आपका जो है यहाँ पे पूछा गया है कि उनके बारे में नहीं है, यानी आपको गलत उत्तर ढूंढना था, तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या है, गलत ढूंढना था। निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन का, जांच सूची का, लिखित प्रश्न का, या फिर नियत कार्य का? तो आप रेटिंग स्केल में किसको यूज करते हो? आप करते हो जांच सूची का आपका, जिसे हम चेक लिस्ट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आपका प्रश्न यहाँ पे 17वां प्रश्न आपका कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। कि पाठ्य पुस्तक का पठन कराना, शिक्षक द्वारा व्याख्यान विधि, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, या फिर किस्से कहानियाँ? तो बच्चों की शिक्षण अधिगम जोड़ने में प्रभावशाली युक्ति हो जाएगी आपकी किस्से कहानियाँ। यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मकता आकलन का सही जो साधन नहीं है? साधन नहीं है, रचनात्मकता आकलन का साधन नहीं है। कर्म निर्धारण मापनी, कि कर्म के आधार पर आप क्या है बच्चों को बांटेंगे, तो ये तो आपका सही लग रहा है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, यानी क्या है एनुअल एग्जाम, ये तो गलत हो जाएगा आपका। और वर्णन अभिलेख सही है। पोर्टफोलियो तो आपका सही होता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि वार्षिक जो आपकी उपलब्धि परीक्षण होती है, यानी एनुअल एग्जाम होता है, उसके बेस पर आप बच्चों का रचनात्मकता आकलन करोगे, तो यही आपका क्या है गलत है। और दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा ही गलत गया था। इस पेपर में आपके बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, सुनीता ने अपने छात्रों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया, फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान ले गई। इस शिक्षण विधि में उनके छात्रों को यहाँ पे डैश में मदद मिली। किस में मदद मिली? डैश में मदद मिली है। तो मौज मस्ती करना और बाहरी यात्रा पर दोस्तों के साथ आनंद लेने में। बिल्कुल गलत, कि बच्चे मौज मस्ती करने जा रहे हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए, ठीक है, ये भी थोड़ा सही बोल रहा है। कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में, बिल्कुल सही, यही आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के कौशलों पर भी नहीं। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि वो हमें क्या है बच्चों को क्या है भ्रमण पर इसलिए ले जाते हैं ताकि वह क्या है वास्तविक जीवन से जुड़ पाए। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और आपका एनसीआर भी कहता है हमें बच्चों को क्या है बाहरी दुनिया की सैर कराने, उनको वास्तविक जीवन से जोड़ना है, किताबों तक ही सीमित नहीं करना है बच्चों को। रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? कि देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना, छात्रों को विभिन्न व्यंजनों आजमाने के लिए प्रेरित करना, देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना, या फिर हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा, कि हमारे देश में संस्कृति की विभिन्नता के बारे में संवेदनशील बनाना। बिल्कुल सही। इसलिए वह क्या है बच्चों को क्या है यह कार्य दे रहा है कि विभिन्न व्यंजनों के बारे में आप बताओगे। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इसमें सही आंसर हो जाएगा। अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो माता पिता को संतुष्ट करना, प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करना, शिक्षार्थियों में रचनात्मकता प्रवृत्ति को दिशा देना, भविष्य के कैरियर विकल्पों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देना, यानी ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है। व्यवहारवादी, व्यवहारवादी जो हो जाएगा, व्यवहारवादी तो नहीं है। प्रक्रिया है, निरंकुश है, अवज्ञावादी है। तो यानी आपका जो है व्यवहारवादी ही गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, व्यवहारवादी, प्रक्रिया,
नहीं, निरंकुश, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। व्यवहारवादी हैं आपके, व्यवहारवादी होते हैं क्योंकि बच्चा क्या है समाज से जुड़ेगा इसमें, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। प्रक्रिया से रिलेटेड बिल्कुल सही, निरंकुश नहीं हो गया। और क्या है यहाँ पे, क्या है, अविज्ञावादी, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो है यहाँ पे निरंकुश आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका सही, क्योंकि हमें गलत पूछा गया था। ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोगत्यात्मक क्षेत्र का विकास होगा? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, एकीकृत विधि या फिर पोस्टर बनाना विधि? तो क्या है यहाँ पूछा कि मनोगत्यात्मक क्षेत्र का विकास होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रदर्शन विधि। ऑप्शन फर्स्ट आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपकी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा है कि बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, बिल्कुल सही। संसाधनों की उपलब्धता, बिल्कुल सही। विद्यालय दर्शन पर, कि कैसा आपका विद्यालय है, नहीं, गलत हो जाएगा। बच्चों की ज़रूरतों पर, बिल्कुल सही, यानी फर्स्ट ए बी डी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ए बी और डी यानी पहले ही आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? चार्ट, प्रोजेक्टर, स्थानीय संसाधन या फिर शिक्षण ज्ञान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय संसाधन। ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया है। यह इसलिए दिखाया गया है क्योंकि आपको जो है रेलवे टिकट दिखाया गया है आपका ईवीएस की। अगर आपने किताब देखी होगी तो उसमें क्या है, आपको एक टिकट दिया है, उसमें आपका नाम, नंबर, कहाँ पे क्या लिखा रहता है, ये आपको दिया गया है। तो ऐसा क्यों दिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न, कि छात्रों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में निर्णय के कौशल को विकसित करना है, छात्रों को रेलवे के बारे में अवगत कराना है, या फिर वास्तविक अनुभवों के द्वारा संचार और अवलोकन कौशल को विकसित करना है। तो जहाँ पे भी मैंने बोला वास्तविक अनुभव आ जाएंगे, जहाँ पे भी क्या आ जाएंगे, वास्तविक अनुभव आ जाएंगे, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। वास्तविक जीवन से जोड़ना, वास्तविक अनुभव पर आधारित, ऑप्शन फोर्थ इसमें सही आंसर हो जाएगा। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? अच्छी याददाश्त, पहचानना, करके सीखने की प्रवृत्ति या फिर रटना? रटना गलत हो जाएगा, अच्छी याददाश्त गलत हो जाएगा। और थर्ड आपका सही हो जाएगा, करके सीखने की प्रवृत्ति बच्चों में क्या है, डेवलप होती है आपका पर्यावरण अध्ययन के द्वारा। पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग यानी कहानी वाचना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण है? कि यह पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है, यह विद्यार्थियों में कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है, यह विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करती है, या फिर विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं? तो आपका जो हो जाएगा, आप रोल टेलिंग या फिर कहानी वाचन क्यों कराते हो? ताकि विद्यार्थी क्या है, अपने आप को उससे जोड़ सकें। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लदा हुआ है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए कहते हैं ताकि वे उनका ध्यान किसकी ओर ले जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। बैलों की उपयोगिता पर, बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए, भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर, या फिर दोनों, बैलों की उपयोगिता पर और बैलगाड़ी का प्रयोग परिवहन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर आधारित है। ये आपका इसलिए क्या है, बच्चों को वह क्या है वीडियो दिखा रहे हैं कि जो बैल है उसने कितना भारी बोझ ढो रखा है, इसका मतलब पशुओं को क्या है, शोषण हो रहा है। अंतिम प्रश्न आपका, 30वां प्रश्न आपका कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न डैश के संकेतक होते हैं। बच्चों को क्या पता है, बच्चों की याद करने की क्षमता, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, या फिर शिक्षक की समझता।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं, कौन से प्रश्न पूछते हैं कि ये प्रश्न क्या होते हैं आपके, किस ओर संकेत करते हैं कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं, इसलिए क्या है बच्चे प्रश्न पूछते हैं, यानी ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा।